अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी। ऑनलाइन लेक्चर समझ में आ रहे हैं कुछ कि नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा? आप लोगों ने अच्छा एक आप लोग उसमें कर लीजिए, मुझे ग्रुप के अंदर आप लोग डिसाइड कर लें किसी रोज जो कमिंग मंडे आ रहा है इसमें अगर आपने कोई थोड़ी देर के लिए पूछने के लिए कोई आना है तो कॉलेज में या वैसे पूछना है तो वो कंफर्म कर लें, या तो आपको फिर समझ में आ रहे होंगे इसलिए आप नहीं पूछते हो। अच्छा बेटा, आज का जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, जारादारी वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से भी लाजमी जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो एनुअल में बनता है। अब हम जो आज टॉपिक करने लगे हैं ना बेटा, ये जो टॉपिक है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 के आंसर स्टार्टिंग है। सिर्फ 1 और 2 का सेम आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डिफरेंट होगा, जो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं, जहां से स्टार्ट करने लगे। देखिए, हमने सबसे पहले जारादारी को डिफाइन करते हैं कि जारादारी से मुराद वो सूरत हाल होती है जब किसी शय को पैदा करने पर और फरोख्त करने पर एक फर्म को कुल्ली इख्तियार हासिल होते हैं और उस शय का कोई करीबी नेमुल मदल मौजूद नहीं होता। इसलिए आम तौर पर फर्म ये उसमें कहते हैं कि इजारादारी के तहत फर्म का तवाज़न वहां पर होता है जहां पे फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाती है, क्योंकि आम तासुर ये है कि मुकाबला ना होने की सूरत में ये फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाती है। अब जब आपने गैर मामूली मुनाफे का इजारादारी के तहत आपने दिखाना है ना, तो बेटा आपने इसके बाद आपकी ये आपका के तहत तवाज़न दिखाना है या कीमत का तयन। इसमें आपने जो डायग्राम बनानी है वो डायग्राम आपकी ऐसे बनेगी। ये क्वेश्चन, ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारे नीचे, और हमें पता है बेशक मुकम्मल मुकाबला हो बेशक नामुकम्मल मुकाबला हो, बेशक जो है नुक्ता तवाज़न वहां के ऊपर होता है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट का खत मार्जिनल रेवेन्यू के खत को चढ़ते हुए कता करे। तो ये आपका नुक्ता तवाज़न बन गया। अब हमें नुक्ता तवाज़न के ऊपर देखने होते हैं कि हमारे कुल हासिल कितने हैं और हमारे कुल लागत कितनी है। कुल हासिल के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? औसत हासिल और पैदावार की इकाइयां चाहिए होती हैं। और कुल लागत के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? औसत लागत और क्या चाहिए होते हैं? पैदावार की इकाइयां चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें कुल लागत अगर हम कुल हासिल अगर हम मालूम करना चाहें तो कुल हासिल के लिए, औसत हासिल के लिए अब हम इस नुक्ता तवाज़न को कहाँ पे लेके चले जाते हैं? ये हम एफ तक ले गए। नीचे हम यहाँ पे कहाँ पे लेके आए? हमने इसे क्यू बना लिया। यहाँ से हमने अपनी प्राइस डिटरमिन कर ली। ठीक है, ये हमारा यानी हमारा कुल हासिल हो गया। वो हमारे क्या हो गए? कुल हासिल हमारे हो गए एफ क्यू और इकाइयां हो गई हमारी ओ क्यू, और कुल हासिल हमारे क्या बन गए? ओ क्यू एफ और पी के बराबर हमारे कुल हासिल बन गए। अब हमने कुल लागत का खत अभी हमारा नहीं है, अब हमने कुल लागत का खत बनाना है। अब चूंकि औसत लागत का खत, चूंकि हमने गैर मामूली मुनाफा दिखाना है, तो औसत लागत का खत हमारा ऑब्वियसली कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा औसत हासिल के खत से। ये हमारा एवरेज। अब यहाँ पे ये ई से हम यहाँ पे गए, हमने इसको नाम दिया किसका? बी का, और यहाँ से हमने इसको नाम दिया सी का। ये कुल लागत हमारी हासिल हो गई, वो क्या हो गई? बी क्यू, और इकाइयां हो गई हमारी ओ क्यू, और कुल लागत हमारी बन गई ओ क्यू बी और सी के बराबर। अब देखिए, लागत हमारी नीचे, हासिल हमारे ऊपर है, तो ये फर्म क्या कमा रही है? गैर मामूली मुनाफा कमा रही है। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया 594 पे। यहाँ तक हमारा आंसर यानी स्टार्ट हुआ 593 से, और यहाँ पे 594 के ऊपर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, बल्कि 3 का भी आंसर जो है वो यहाँ तक, बल्कि नहीं 3 का आंसर आगे तक चलेगा, 1 और 2 का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हमने इसके बाद ये बीच में नहीं चल, अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 में है कि क्या जारादार की कीमत हमेशा मुकाबले की कीमत से ज्यादा होती है? तो आपने उसका जवाब अब यहाँ से देना है नीचे से कि जारादारी के तहत चूंकि फर्म को मुकाबले का सामना नहीं होता, लिहाजा आम तासुर ये पाया जाता है कि जारादार अपनी फर्म की शय की कीमत ज्यादा वसूल करती है और यूं गैर मामूली मुनाफा कमाती है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी मजबूरी में, किसी मसलहत के तहत वो अपनी शय की कीमत को कम करती है। उसमें क्या है?
उसमें यह है कि हो सकता है हुकूमत की तरफ से दखल अंदाजी हो जाए, यानी इजारा दार के जी मैं बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा हूँ, तो हुकूमत का या कोई इदारा जो है वो मुदाखलत करेगा और मेरी शय की कीमत को बहुत कम कर देगा, तो वो खुद ब खुद शय की कीमत को कम कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में आटे और चीनी का बहरान आया तो उस हुकूमत ने कीमत में दखल अंदाजी की, और फिर अगर उसको महसूस हो जाए कि नेमुल बदल उसकी चीज़ बहुत ज़्यादा लोग उसकी चीज़ का नेमुल बदल तलाश कर रहे हैं, तो वो तब भी जो है कि उस जैसी चीज़ पैदा हो रही है तो वो अपनी जो है ना वो शय का नेमुल बदल ना तो अपनी शय की कीमत को खुद कम कर देती है। तीसरा है कि सारिफ इत्तेहाद ना कर लें, कि इत्तेहाद करके उसकी शय की कीमत को खरीदना ना छोड़ दें, तो तब भी वो अपनी चीज़ की कीमत को कम कर देती है। और चौथी वजह है इगराक की पॉलिसी। इगराक की पॉलिसी आप आगे से डिटेल से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इन वजूहात की वजह पे अरसा कलील में कभी कभी अजारा दराना फर्म क्या कमाती है, मामूली मुनाफा भी कमाती है। ये तो हमारी डायग्राम थी ना गैर मामूली मुनाफा की। अब हमारी बनेगी कि कभी कभी फर्म क्या कमाती है, मामूली मुनाफा भी कमाती। अब मामूली मुनाफे की डायग्राम कैसे बनेगी वो देखें, वो ऐसे होती है। ये आपका इसकी स्लोप थोड़ी सी ना ऐसे रखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, नुक्ता तवाज़न कहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका नुक्ता तवाज़न, ये आपकी क्वांटिटी, यहाँ से आपका एफ गया और यहाँ से आपका पी आया। अब आपने जब औसत लागत बनानी है तो औसत लागत का खत आपने ये एफ से ही गुजार देना है, एवरेज कॉस्ट का। तो यही आपकी कुल लागत बन गई। यहीं पे आपके कुल हासिल वो क्या बनेंगे, ओ क्यू एफ और पी, और यही आपकी क्या बनेगी, कुल लागत बनेगी, ओ क्यू एफ और पी। तो कुल हासिल कुल लागत के बराबर हो जाएंगे, तो आप फर्म जो है वो अरसा कलील में क्या कमाएगी, मामूली मुनाफा कमाएगी। और हमने कहा था कि बाज़ औक़ात उसको वक्ती तौर के ऊपर क्या भी बर्दाश्त करना पड़ जाता है, नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ जाता है। तो वो नुकसान की डायग्राम, अब आपने नुकसान की डायग्राम ज़ाहिर है कैसे बनानी है, ये आपकी नुकसान की डायग्राम बनेगी। ये देखें, ये आपके एवरेज रेवेन्यू, ये आपके मार्जिनल रेवेन्यू, नुक्ता तवाज़न, मार्जिनल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एफ के, पी आई, नीचे हमारी क्यू हुआ। ये हमारे क्या बन गए, कुल हासिल बन गए, और वो क्या बन गए, ओ क्यू एफ और पी। अब हमने दिखाना है जी नुकसान। जब हमने नुकसान दिखाना है तो हमने हासिल कम दिखाने और लागत ज्यादा दिखानी है, तो लागत का खत हमने कहाँ बना देना है, ऊपर बना देना है। अब ये एफ से आप ऊपर लेके जाओगे, ये आपका बी बनेगा और ये आपका सी बनेगा, और ये देखें ये आपका कुल लागत बनेगा, वो क्या बनेगा, ओ क्यू बी और सी। तो ये आप क्या कमा रहे हो, नुकसान उठा रही है वो फर्म, किसमें, अरसे कलील में। फर्म कभी कभी लेकिन ये आर्जी नौइयत का होता है, लिहाजा जैसे उसकी ये चारों मसले हल होते हैं तो वो दोबारा किस पे चली जाती है, गैर मामूली मुनाफा पे चली जाती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है उसमें आपने अरसा तवील में, ये भी साथ ही आपने लिख देना, उसमें अलग-अलग उनसे पूछे अरसा कलील में और अरसा तवील में अजारादाराना फर्म का तवाज़न, उसमें आपने ये ऐड कर देना है। चूंकि अजारादारी के तहत कोई नई फर्म कारोबार में दाखिल नहीं हो सकती, लिहाजा तवील अरसे में अजारादार अपनी शय की तलब के पेश नज़र अपने कारखाने के साइज में तब्दीली कर सकता है, तोसी कर सकता है, वसअत कर सकता है। अगर चीज़ की तलब कम हो गई है तो पैदावारी प्लांट को घटाया जा सकता है, कोई और काम किया जा सकता है। यानी अरसा तवील में फर्म क्या कमाती है, फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाती है और फर्म सिर्फ मामूली मुनाफा कमाती है। यानी अरसा तवील में अजारादाराना फर्म नुकसान नहीं उठाती, सिर्फ वो क्या कमाती है, गैर मामूली मुनाफा या मामूली मुनाफा। अरसा तवील में अजारादाराना फर्म नुकसान नहीं उठाती, यानी ये नुकसान की, ये आपने दोनों डायग्राम्स इनको रिपीट कर देना है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। ये अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के सेम आंसर बनेंगे आपके, कहाँ से, 593 पेज 594 पे यहाँ पे कंप्लीट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ये आएगा कि इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर अरसा कलील में कभी मामूली मुनाफा करेगी और कभी नुकसान भी उठाएगी, और अरसा तवील में। अब आपका सवाल नंबर जो 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 596 के ऊपर।
596 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट कहाँ पे होगा? यहाँ पे अरसै तवील में, यहाँ पे। यानी ये सारा आएगा, सवाल नंबर 1 पहले खत्म हो जाएगा और सवाल नंबर 2 अरसै तवील भी चलेगा। ठीक है, चलें अब आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो। चलें इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।